आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आकाश सिंह। आपका स्वागत है मनी बास्केट में। तो दोस्तों 2020 और 2021 स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वार्टर में आपने देखा टोटल ओवरऑल 7.5 मिलियन डीमेट अकाउंट्स खुले हुए हैं। मतलब इतने प्रीवियस 5 इयर्स में भी इतने डीमेट अकाउंट्स नहीं खुले थे जितने बस इस लॉकडाउन के टाइम पे इतने डीमेट अकाउंट्स खुल चुके हैं। जस्ट बिकॉज लोगों के बिजनेसेस बंद हो चुके हैं, लोगों के अर्निंग सोर्सेज बंद हो चुके हैं, तो घर में पैसे पड़े हैं, बस उन्हीं से किसी तरीके से एक अर्निंग का सोर्स देखा जाए। और क्यों ना हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या एज ए इन्वेस्टर जा करके हम 7.5 मिलियन न्यू डीमेट अकाउंट्स खुले हैं। मतलब 75 लाख, 75 लैक्स। तो और इसी के साथ साथ हमें न्यू गाइडलाइंस भी बहुत सी देखने को मिल रही हैं सेबी की तरफ से। जो अगर अभी सेबी की नई गाइडलाइंस का अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको वही बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे बड़ा कंसर्न आज के टाइम पे ट्रेडर्स के अंदर ये है कि लेवरेज खत्म होता जा रहा है। देखिए, अगर आप ट्रेडर बनने आए हो या फिर आप एज एन ट्रेडर आप काम करना चाहते हो शेयर मार्केट में, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। और आपको ये पता ही होगा अगर आप एज ए ट्रेडर मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हो या आप ट्रेडर बनने के लिए मार्केट में आए हुए हो। देखिए, लेवरेज मार्केट ख़त्म करने वाला है। सेबी की गाइडलाइंस आ चुकी है, सेबी ने रूल्स बना चुके हैं और 25% कर करके 75% लेवरेज जून तक में तो ख़त्म हो ही जाने वाला है। और इस सितंबर 1 में लेवरेज कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक। तो दोस्तों सेबी ने इतना तो बता ही दिया है कि इस सितंबर 1 के बाद आपको लेवरेज मार्केट में नहीं मिलेगा, 100% ख़त्म हो जाएगा। ट्रेडर्स के लिए सबसे बुरी खबर यही है। लेकिन इतना हाइप ज़्यादा क्यों मचा हुआ है इस बात को लेकर के? इतना ज़्यादा कंसर्न लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। एज बड़े बड़े ऑपरेटर्स की तो बात नहीं कर रहा हूँ, ये खुद ही ऑपरेट कर लेते हैं मार्केट को सिर्फ अपने यूट्यूब वीडियोस से। तो देखिए, ये सेबी ने तो कहा है कि हम रिटेल ट्रेडर्स को बचाने के लिए ये रूल ला रहे हैं और ये रिटेल ट्रेडर को बचाएगा भी एक हद तक। एंजल ब्रोकर होते हैं जो मतलब आपके हो, मैं पर्टिकुलरली मैं जहां मुंबई में रहता हूं तो मेरे पास तो बहुत से एक्सेसेस हैं ब्रोकर्स से, क्योंकि मैं डायरेक्टली उनके ऑफिस में जाके वहां पे उनका नेटवर्क यूज़ करके अपने कैबिन मुझे दे देंगे और मैं वहां पे जाके अपना ट्रेडिंग कर सकता हूँ। लेकिन पर आपके पास जो ज़ीरो ब्रोकरेज, सो कॉल ज़ीरो ब्रोकरेज जो अकाउंट होते हैं, जो आप कई सारे एप्लीकेशन में अपस्टॉक या फिर जैसे भी ज़ीरो, ये सब जो एप्लीकेशंस हैं जो आप डेली पर्पस पे आप इनको देख रहे होगे, तो और आपने इन पे अकाउंट भी डेफिनेटली बना रखा होगा, मुझे पता है। तो अगर आप इन पे अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको तो भी 4x लेवरेज मिलता ही था। पर आज के टाइम पे ये सब लेवरेज चला जाएगा। 1 सितंबर से लेवरेज आपके पास नहीं रहेगा। तो इसमें मेन कंसर्न इनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इनको पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी ब्रोकरेज मारी जाएगी। आज आपके पास अगर 1,000 रुपये है तो आप 1,000 का ही खेल पाओगे, तो ब्रोकरेज भी इनको 1,000 का ही मिलेगा ना। आप कितनी भी ट्रेडिंग करो, इनको पैसे तो भाई 20 रुपये वाले स्लॉट में ही इनको मिलते हैं। बिकॉज आप ट्रेडिंग कितनी भी करोगे, आपको कितने का भी आप ट्रेडिंग कर लो, इनको पैसे तो वही 20 रुपये वाले सेगमेंट से मिलते हैं। बट इन आपको एक चीज़ शायद पता नहीं होगी कि ये लोग मेजोरिटी ऑफ इनका जो पैसा आता है ये इसी से ही आता है। जो ये 20 रुपये वाला सेगमेंट होता है ना, इसी से इनको पैसा मिलता है। मार्केट में भी जो ये इतने बड़े बड़े ब्रोकर जो पैसा कमाते हैं, इनकी ब्रोकरेज देखो, मैं पर्सनली बताऊं यार, हम ब्रोकरेज दे दे के भी यार हारे हुए हैं मार्केट में। बहुत ब्रोकरेज, इतना ब्रोकरेज कौन यार दे दे के 30-40 हज़ार रुपये तो यार ब्रोकरेज नहीं चला जाता है महीने भर का। कैसे काम चलेगा? हम यार अर्निंग कितनी भी कर लें, मार्केट में आपका पैसा 20-25% ब्रोकरेज में ही निपट जाता है। ठीक है, ये चार्जेस वो चार्जेस, देखो सेबी हो तो वो भी अपना चार्जेस लेगी। अब ब्रोकर्स जो निफ्टी में जो निफ्टी में अपना पैसा डालते हैं और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो पैसा डालते हैं, इनमें भी पैसा तो ये भी कमाते ही है ना। कहाँ से कमाते हैं? आप ही से तो कमाते हैं। और कहाँ से कमाते हैं? आप ही का पैसा यहाँ पे मैनेजमेंट चार्जेस में जाता है। और ये जो भी काम करते हैं, जो भी फंक्शन करते हैं, और ये एप्लीकेशन है
जो भी ये चैरिटी के लिए तो बैठे नहीं है, पैसा तो इनको भी चाहिए। देखिए इनका मेन कंसर्न इसीलिए है क्योंकि इनके ब्रोकरेज थोड़ी थोड़ी क्या काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, 30 से 35%, 40% इनको नुकसान हो रहा है इस चीज़ से। और दूसरी बात, मेन बात यह है कि इंट्रा डे ट्रेडिंग इतनी एक्सटेंसिवली जो मार्केट में जो एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं इंट्रा डे ट्रेडिंग को लेकर के, और इतने सारे एप्लीकेशंस जो अपनी एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं, आप यूट्यूब पर आएंगे और आपको बताया जाएगा 3,000, 10,000, 50,000 मैंने इंट्रा डे ट्रेडिंग में इतना कमाया, और वो 8-10 लाख की गाड़ी पे टेका लेके ऐसे बैठे रहेंगे और वो ऐसे इस तरीके से एडवर्टीजमेंट करेंगे। देखिए ये चीज़ होती है, मानता हूँ, लेकिन महीने में कितना दिन कर लोगे आप? 4 दिन, 6 दिन? देखिए जो भी एक एक्सपीरियंस होल्डर ट्रेडर होता है वो महीने के 7 से 8 दिन, 9 दिन इंटरडे ट्रेडिंग करता है, और उसके जो वो पूरे वो डेली पर्पस पे उनको घंटों घंटों पूरे टाइम जब तक मार्केट चलता है वो उनको नोटिस करता है कि किस तरीके से वॉलेटिलिटी है मार्केट में, किस तरीके से चार्ट जा रहा है, क्या है। 10x 20x 30x तक लोग लेवरेज लेते थे आज तक मार्केट में, पर मुझे नहीं लगता कि प्रीवियसली 4x से ज़्यादा किसी को भी लेवरेज मिला होगा कई सालों से भी, क्योंकि इतना लेवरेज आज के टाइम में मार्केट में नहीं मिलता है। और निफ्टी ये लोग भी चाहते हैं, सेबी यही चाहता है कि मार्केट में लेवरेज इतना ना दिया जाए, क्योंकि लोग इतना पे ऑफ नहीं कर सकते हैं। आज के टाइम पे बड़ी बड़ी कंपनीज जो बैंक से डिफ़ॉल्ट कर जाती हैं उनका तो तक वाइंड ऑफ हो जाता है अमाउंट एक टाइम को, बैंक ही भूल जाता है, आपका नहीं भूलने वाले, आपको कैसे भी करके पे करना ही पड़ेगा वो पैसा। और वहीं पे जहाँ आपको इतना लेवरेज जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है, तो वहाँ आप कुछ हज़ार पे 10-20 हज़ार रुपये लेके जब आप ट्रेडिंग करने आते हो, आपको 4x 5x जब आपको मिल जाएगा लेवरेज, तो उस पर आपको यार इंटरेस्ट भी पे करना है, उस पर आपको फिर जब आपका अर्निंग होगा उस पर आपको पैसा भी देना है, ठीक है। आपका मतलब पैसा कुछ ना कुछ तो आपको कट के ही आएगा, आपको पूरा 100% अमाउंट तो नहीं मिलता है। इतनी एक्सटेंसिवली लोग इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं मार्केट में, और लोग पैसा गंवा रहे हैं इसमें। इसी वजह से सेबी की ये गाइडलाइंस आई है। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं सो कॉल्ड टू सेव द ट्रेडर्स, तो हाँ यार डेफिनेटली, क्यों नहीं। अगर आपको मालूम है जब आप शेयर मार्केट में आए हो 98% टाइम्स आप लूज ही करने वाले हो इसमें, तो जब इतना लोग जब पैसा इसमें गंवा रहे हैं, जबकि वो आ इसीलिए रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है अर्निंग करने का। तो देखिए मार्केट में लोग कहीं से भी अर्निंग कर सकते हैं अगर आपको लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करनी है तो, अगर आप एज ए इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो। बट अगर आपको ट्रेडर बनना है, ट्रेडर बनना आप तभी चाहोगे जब आपको रेगुलर इनकम चाहिए होगी, क्योंकि आपने ट्रेडिंग की, आपने पैसा जनरेट किया और आपने कैसे भी करके उसको होल्ड करके एक ही दिन में आप कंप्लीट कर दोगे, उस पोजीशन को आप हटा दोगे, ठीक है। आप होल्ड करते हो अगर आप समझो ओवर नाइट, तो आप देख रहे हो मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, आपको पता नहीं है मार्केट कल कौन से रेट पे किस पॉइंट पे मार्केट खुलने वाला है। मार्केट में कुछ मिनटों का ही अगर आप निफ्टी का चार्ट देख लोगे तो 100-200 पॉइंट्स ऊपर नीचे कुछ मिनटों में भी हो रहे हैं। आज के टाइम पे आप देखोगे तो वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, और इसका एक रीज़न मैं ये भी मानता हूँ कि जो मार्केट में ट्रेडर्स होते हैं इन्हीं की वजह से मार्केट में एक कैश वॉल्यूम भी बना होता है, इसकी वजह से लिक्विडिटी बढ़ जाती है। डेफिनेटली लिक्विडिटी बढ़ती है इनकी वजह से, क्योंकि आज आप देखोगे तो मार्केट में जो ये वॉल्यूम जो इतना क्रिएट हो रहा है ये किन की वजह से आ रहा है, ये जो रेगुलर ट्रेडर है इन्हीं की वजह से आ रहा है। रेगुलर ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जस्ट बिकॉज। और लोगों के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि मार्केट में जो पैसा आ रहा है, ये जो इतना, देखिए ये पैसा FIIs और DIIs और ये सब म्यूचुअल फंड हाउस ये सब इतना पैसा नहीं ला रहे हैं जितना हम जो रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर्स ला रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि मार्केट में 65% से भी ज़्यादा मार्केट में जो मोस्टली जो वॉल्यूम जो आज के टाइम पे बन रहा है, आप इसको चेक कर सकते हो किसी भी साइट पे जा करके, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन होगा तो डेफिनेटली ये वॉल्यूम जो जनरेट हो रहा है ये जो कॉमन जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं, इन्हीं से जनरेट हो रहा है, ना ही FIIs और DIIs के वजह से, ठीक है। DIIs तो हम देख ही रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स आप देख ही रहे हो, म्यूचुअल फंड हाउस ने एक्सटेंसिवली बाइंग भी करी है, FIIs तो छोड़ के जा ही रहे हैं मार्केट, और म्यूचुअल फंड हाउस खरीद रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन नहीं लगाया है,
अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन लगा देता तो लोगों के अंदर कंसर्न रहता कि उनका मार्केट वैल्यू, उनका शेयर वैल्यू, प्राइस कहाँ जाएगा। इस वजह से मार्केट भी डाउन आता, लोग एक्सटेंसिवली सेलिंग भी करते। तो इस वजह से मुझे तो नहीं लगता कि मार्केट डाउन जाएगा अगर जब तक इंडिया में कम्प्लीटली लॉकडाउन नहीं लगाया जाता है जब तक। और आपने भी देखा होगा अप्रैल का जो टैक्स कलेक्शन हुआ है, जीएसटी टैक्स कलेक्शन, वो 1,41,000 करोड़ हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट डाउन जाएगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट में अभी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाने का भी डिसीजन नहीं लिया, और मार्केट में भी ऐसी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि मार्केट सडनली डाउन चला जाए। 2008 की जो मंदी आई थी, इंडिया ने इजीली उसको कंटेन कर लिया था। क्यों? जस्ट बिकॉज इंडिया में जो ये मार्जिन हो गया, लेवरेज हो गया, क्रेडिट हो गया, इनकी आदत नहीं थी इंडियंस को कभी भी। और ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न वर्ल्ड क्यों मंदी से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है उन पे, और वो 2-3 साल तक लड़खड़ाते ही रहते हैं। वहाँ मंदी आती है, ग्रेट डिप्रेशन आता है, चाहे वहाँ पे 87 का ले लो या 2001 का ले लो। जब भी देखो तो 1987 में भी जब वहाँ पे जब मंदी आई हुई थी, तो सडनली आप देखते हो कि यूएसए में जॉब लॉस होती है और बुरे हालात हो जाते हैं, ब्रिटेन में भी, और ये सब लोग रोड पे आ जाते हैं जस्ट बिकॉज ये लोग क्रेडिट पे काम करते हैं, मार्जिन पे काम करते हैं, लेवरेज पे काम करते हैं। इनको बस ये मार्केट से पैसा जनरेट करते हैं और ये अपना घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, लोन लेते हैं, क्रेडिट्स इनके पास क्रेडिट्स भर भर के होते हैं, हर एक चीज़ इनकी क्रेडिट पे ही आती है। और हम इंडियंस की जो आदत है वो है, जो हाथ में पैसा होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो सेविंग होता है, उससे हम पैसा जनरेट करके वहाँ से हम घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, या कुछ भी जहाँ हमको इन्वेस्ट करना होता है पैसा, वो हम अपनी सेविंग्स से करते हैं। और हम जो लोन भी लेते हैं तो वो एक पर्टिकुलर लोन लेते हैं, या तो हम घर के लिए लेंगे या कोई बड़ी 1-2 ही लोन होते हैं हमारे पास। और हमारे पास कभी भी ऐसी आदत नहीं रही है कि हम क्रेडिट यूज़ करें। क्रेडिट कार्ड भी आज के टाइम पे भी इतने एक्सटेंसिवली यूज़ नहीं हो रहे हैं। अगर आप क्रेडिट भी यूज़ करते हो तो आपको पता है कि मिनिमम वो 14-15% पे, उसके नीचे तो कहीं भी आपको क्रेडिट नहीं मिलता है। और जब भी आप उसको पे ऑफ करोगे, अगर आप मानो या ना मानो, 30% से ज़्यादा ही क्रेडिट चार्जेस लगता है, इंटरेस्ट चार्जेस लगता है। क्रेडिट अमाउंट जो भी क्रेडिट आप लेते हो, तो आप देखोगे तो वो बहुत ही महंगा पड़ता है। तो इस वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड को ये इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल पड़ता है मंदी। हम जो इंडिया में मंदी कभी भी असर इसीलिए नहीं दिखा पाती है क्योंकि हम कभी भी क्रेडिट पे काम इतना नहीं किए हैं। और वहीं पे आज के टाइम पे जो ये इतना एक्सटेंसिवली जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उतना लेवरेज क्यों घटा रहे हैं? इसीलिए घटा रहे हैं क्योंकि लेवरेज की आदत नहीं है इंडिया में। और अगर आज के टाइम पे जो नई जनरेशन आ रही है, इतनी मिलियंस में जो न्यू यंगस्टर्स आ रहे हैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, जब ये नए लोग जब मार्केट में पैसा लगाएंगे इतना लेवरेज ले करके, ये पे ऑफ कैसे करेंगे? ये कहीं ना कहीं से तो पैसा इनको लाना ही पड़ेगा पैसा देने के लिए। अगर आप शेयर मार्केट में नए ज्वाइन हुए हो एज एन इन्वेस्टर और एज एन ट्रेडर, दोनों में ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप एज एन इन्वेस्टर ऐड हुए हो तो आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को देख करके उसमें इन्वेस्ट करोगे। अगर आप मार्केट में एज एन ट्रेडर आ रहे हो तो शायद आपके लिए जो मार्केट ने दरवाजे हैं वो अपने बंद कर लिए हैं। सेबी की अभी गाइडलाइंस आई है, उसमें आप देखोगे 1 सितंबर से आपका जो लेवरेज है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो रहा है। आप अब और मार्केट में पैसा जो आपके पास है वही आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप लेवरेज नहीं ले सकते हो। मेरे हिसाब से अभी कोई एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी देख करके उसमें इन्वेस्ट कर देना ही सबसे बेटर रहेगा। मैं उसके लिए भी आपको सजेशन दूंगा, आपके लिए मैं गाइडलाइंस लेके आऊंगा, आपको मैं सिखाऊंगा हाउ टू इन्वेस्ट इन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, कैसे पीई रेशियो, पीबी रेशियो, एंटरप्राइजिंग वैल्यू कैसे निकाली जाती है, कैसे ईपीएस वैल्यू निकाल के कैसे उनको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को सर्च किया जाता है, किस तरीके से मार्केट में करेक्शन आने के बाद में कौन से शेयर को आपको परचेस करना चाहिए। मैं आपके लिए एक कंप्लीटली लिस्ट लाऊंगा और मैं आपको समझाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट प्लीज़ करना मत भूलिएगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।